नमस्कार दोस्तों, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट में हम पहला देखेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला हमारा होता है VNSB इक्वल टू FUB अपॉन अंडर रूट 3 ANB प्लस NSASB। तो सबका मीनिंग देखेंगे। तो मीनिंग देखने से पहले हम लोड इक्वल टू हमारा क्या होता है वो देखेंगे। तो स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय एरिया, ठीक है। तो यहां से लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया होगा। तो ये हमारा स्ट्रेस हो गया, ये वाले पोर्शन, और ये वाले पोर्शन हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। तो कैपेसिटी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो FUB क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। मैं पहले ही बोला था लिमिट स्टेट डिजाइन में क्या होता है, हम अल्टीमेट स्ट्रेस कंडीशन को लेके चलते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस कंडीशन हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस कंडीशन। अब इसके साथ हमारा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 क्यों लगा हुआ है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम फेलियर थ्योरी पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ते हैं। उसी में एक थ्योरी होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो उसी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में जो स्ट्रेस का वैल्यू होता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आता है उसका होता है FU बाई अंडर रूट 3, मतलब F बाई अंडर रूट 3 होता है। तो यहाँ पर अल्टीमेट के केस में FU बाई अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि हम लोग कौन से थ्योरी का यूज वोल्टेज डिजाइन करते समय, शियर का स्ट्रेन डिजाइन करते समय हम करते हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अब NN क्या होता है, तो NN होता है नंबर ऑफ शियर प्लेन विथ थ्रेड इंटरसेप्टिंग, और NS होता है नंबर ऑफ शियर प्लेन विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग। तो इसको हम समझते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो, ये लैप ज्वाइंट हो गया। सपोज ये बोल्ट है, बोल्ट में ये वाले पोर्शन क्या है, थ्रेडेड पोर्शन है। तो NN मतलब ये एक शियर प्लेन हो गया, ये एक शियर प्लेन हो गया, ठीक है। दो प्लेट के बीच जो प्लेन होता है जिसके थ्रू लोड अप्लाई करने पर शियर जनरेट होता है बोल्ट में, वो कहलाता है अपना शियर प्लेन कहलाता है ना। तो एक शियर प्लेन हो गया किस पोर्शन में, थ्रेडेड पोर्शन में, विथ थ्रेड का मतलब ये हो गया। तो जितना हमारा शियर प्लेन होगा, जिस नंबर ऑफ जितना शियर प्लेन होगा थ्रेडेड पोर्शन में, वो NN कहलाएगा, ठीक है। 1 2 ऐसे हो सकता है। और NS विदाउट थ्रेडेड पोर्शन, एक ये डायग्राम देखते हैं, ये बोल्ट है और मान लो ये थ्रेडेड पोर्शन है, ठीक है, और ये वाले पोर्शन हमारा थ्रेडेड नहीं है, तो वो कहलाएगा NS विदाउट थ्रेडेड पोर्शन। तो ये नंबर ऑफ शियर प्लेन होगा विदाउट थ्रेडेड पोर्शन में, और ये नंबर ऑफ शियर प्लेन होगा थ्रेडेड पोर्शन में। तो ये समझ आ गया NN और NS का मतलब। नेक्स्ट हम देखते हैं ANB। तो ANB का मतलब होता है नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, ठीक है। ANB मतलब नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, और ASB का मतलब इसका एरिया निकाल लेंगे हम, नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। और ASB मतलब होता है नॉमिनल सैंक एरिया। सैंक बताए थे बोल्ट में, सपोज ये बोल्ट है, तो ये वाले पोर्शन जो है, मान लो ये थ्रेडेड है, ये सैंक कहलाता है। तो ये सैंक नॉमिनल सैंक एरिया, तो π/4d² करके निकाल लेंगे नॉमिनल सैंक एरिया। ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये यहां पर लिख देता हूं ASB, ठीक है। ASB क्या हो जाएगा, नॉमिनल सैंक एरिया, ठीक। टर्मिनोलॉजी समझ आ गया। अब आगे इसी में एक और कंडीशन आता है,
नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, तो इसमें तीन कंडीशन क्या क्या आएगा, एक लॉन्ग ज्वाइंट के केस में, और एक लॉन्ग ग्रिप लेंथ के केस में, और एक होता है पैकिंग प्लेट के केस में। ठीक है, फॉर्मूला में तीन चीजें जुड़ जाता है, बीटा एल जी, बीटा एल जे, बीटा एल जी एंड बीटा पी के जी। ठीक है, तो बीटा जो होता है वो रिडक्शन फैक्टर होता है। तो रिडक्शन फैक्टर लॉन्ग ज्वाइंट के केस में हम देखेंगे, तो लॉन्ग ज्वाइंट के केस में हमारा रिडक्शन फैक्टर होता है 1.075 माइनस एल जी अपॉन 200 डी। ठीक है, तो डी नॉमिनल डायमीटर होता है और ये लेंथ ऑफ ज्वाइंट होता है। लेंथ ऑफ ज्वाइंट कैसे, अलोंग दी लोड डायरेक्शन। सपोज ये प्लेट है, यहाँ पर बोल्ट लगा हुआ है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ ज्वाइंट कहलाता है अलोंग दी लोड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 15D से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, 15D से ज्यादा हो जाती है, तो हमारा रिडक्शन फैक्टर क्या यूज करते हैं, बीटा एल जी यूज करते। नेक्स्ट रिडक्शन फैक्टर है बीटा एल जी। तो बीटा एल जी रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग ग्रिप लेंथ। तो जब ग्रिप लेंथ ज्यादा होता है और जो टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट है, टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट 5D मतलब 5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर से ज्यादा होता है, उस कंडीशन में हम रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं बीटा एल जी, जिसका फॉर्मूला है 8D अपॉन 3D प्लस एल जी। ठीक है, एल जी ग्रिप लेंथ है, तो बीटा एल जी का जो वैल्यू होता है, बीटा एल जी इसका जो वैल्यू होता है वह 8LG से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीटा एलजी का जो वैल्यू होता है वो 8LG से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बीटा एल जे। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग ज्वाइंट। नेक्स्ट देखते हैं बीटा पी के जी। ठीक है, जब एक कंडीशन आता है जब दो प्लेट को जोड़ते हैं, ठीक है, जिसका इक्वल थिकनेस नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पर एक प्लेट जोड़ते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, पैकेजिंग प्लेट जोड़ते हैं, तो उस पैकेजिंग प्लेट का अगर थिकनेस 6 mm से ज्यादा होता है, तो फॉर्मूला में बीटा पी के जी इस फॉर्मूला के रूप में 1.0125 पी के जी का वैल्यू हम इनटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 रिडक्शन फैक्टर। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एक तो ये फॉर्म हो सकता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि थिकनेस ऑफ प्लेट कितना ज्यादा होता है तब हम बीटा पी के जी इसमें इंटू करते हैं, नॉमिनल शियर कैपेसिटी में इंटू कर। नेक्स्ट है बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को समझने से पहले हम बीयरिंग फेलियर को एक बार और देखते हैं। तो बीयरिंग में कैसे फेल होता है, बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। तो ये अगर प्लेट है, इसको हम बोल्ट से ज्वाइन किए हैं, तो बोल्ट का बीयरिंग में फेल होना, ठीक है, बोल्ट का बीयरिंग में फेल होना, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज ये लैप जॉइंट है, ये बोल्ट है, अब ये बोल्ट ऐसे हो जा रहा है, मीन्स इसमें शियर नहीं हो रहा है लेकिन इसका शेप चेंज हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बीयरिंग फेलियर। ठीक है, तो इस बीयरिंग फेलियर को कम करने के लिए हम बीयरिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से बोल्ट को डिजाइन करते हैं। तो बीयरिंग स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, 2.5 kb dt इंटू FU। ठीक है, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखते हैं। FU क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, ठीक है, और D क्या होता है, D नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है, और D नॉट होता है डायमीटर ऑफ होल होता है। ठीक है, T थिकनेस ऑफ प्लेट होता है, DT FU के बारे में देख लिए। अब KB देखते हैं। KB जो होता है, जो बीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसमें
बीयरिंग स्ट्रेंथ में इन डिस्टेंस, पिच और एफ यू बाई अपॉन एफ यू और 1 ये सभी का रोल रहता है। तो उसी उसी को हम केबी के रूप में फॉर्मूला में यूज करते हैं। तो केबी क्या होता है, मिनिमम ऑफ ई बाई 3d0 पी बाई 3d0 माइनस 0.25 एफ यू बाई एफ यू और 1 ये सभी का वैल्यू सबसे कम जो होता है उसी को हम केबी के रूप में यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला। अगर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है तो इसी फॉर्मूला में क्या कर देते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के केस में वी एन पी बी अपॉन गामा एम बी। ठीक है, तो गामा एम बी की वैल्यू कितना होता है 1.25, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मटेरियल के लिए, तो 1.25। अब हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, टी एन बी इक्वल टू 0.9 एफ यू बी ए एन बी। तो ए एन बी एफ यू बी का मतलब हम देख चुके हैं, तो एफ वाई बी यील्ड स्ट्रेंथ, एफ एस बी ये भी देखे हैं, और गामा एम बी तो हमको पता है, और गामा एम नॉट होता है रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग। अब हम डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे तो वही टी एन बी में गामा एम बी से डिवाइड कर देते हैं, टी डी भी निकल जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा बीयरिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो थोड़ा कुछ समय पहले हमने देखे थे सीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो सीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में हम डिजाइन सीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे। तो उसी जो हम फार्मूला लिखे थे उसी में हम क्या करेंगे, गामा एम बी से डिवाइड कर देंगे तो डिजाइन में निकल जाएगा। और एक और देखे थे हम बीटा एल जी रिडक्शन फैक्टर। तो इस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू बीटा एल जे लॉन्ग ज्वाइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एल जी होता है वो 8d से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, तीनों देख लिए, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट देख लिए, बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट देख लिए, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट देख लिए। आगे देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अभी तक हम बोल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट देखेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट टी एन डी इक्वल टू होता है 0.9 ए एन एफ यू अपॉन गामा M1। ठीक है, तो एन होता है एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट, एफ यू होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, और गामा M1 होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्ट्रेंथ गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो गामा M1 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एन इक्वल टू बी माइनस बी मतलब विड्थ माइनस एन मतलब नंबर ऑफ बोल्ट, डी डायमीटर ऑफ बोल्ट, प्लस ये जो है इतना, उसको कैसे निकालते ये देखेंगे। ठीक है, मान लो ये क्या हो गया हमारा जी हो गया, और ये क्या हो गया पी हो गया P1, और ये क्या हो गया P2 हो गया। उसी प्रकार G1 G2 होता है और बोल्ट लगे रहेगा तो एन निकालते हैं। तो ये वाले केस को बता रहा हूं ना मैं, इतना तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो जैसे P1 स्क्वायर अपॉन 4G1 प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 4G2। ठीक है, तो ये हो गया अपना TNB। अब एफिशिएंसी देखते हैं। तो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट को हम कैसे निकालते हैं, तो जितना भी अभी हम देखे हैं सीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, तीनों को जो मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है, बोल्ट प्लस प्लेट जो तीनों का मिनिमम वैल्यू होता है वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, और नीचे हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंबाइंड टेंशन एंड सीरिंग।
तो कंबाइंड टेंशन एंड शीयरिंग में वी एस बी अपॉन वी डी एस बी प्लस मतलब स्क्वायर प्लस टी डी अपॉन टी डी बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वी एस बी मतलब फैक्टर्ड शियर फोर्स और वी डी एस बी मतलब डिजाइन शियर फोर्स, टी बी मतलब फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स और टी डी बी मतलब डिजाइन टेंसाइल फोर्स। दोनों को जब स्क्वायर करके हम समेशन करेंगे तो वो वैल्यू 1 से कम होना चाहिए और यहीं से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।